हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 पाठों का अध्ययन कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो पाठ नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य प्ले लिस्ट में जाके देखें, क्योंकि यह जो बुक है कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो हमारा राजस्थान बुक लगती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पुस्तकों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर सीधे के सीधे प्रश्न इन बुक से उठा लेते हैं। तो इन सभी बुकों का बारी बारी से अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान की पाठ्यपुस्तक है, इसका अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आज हम आजीविका के प्रमुख, जीवन जीने के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। शुरू करते हैं अध्याय 8। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक व सामाजिक शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवाएं क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। यानी धीरे धीरे जैसे ही विकास बढ़ता गया तो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन और उद्योग व सेवाएं क्षेत्रों की कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पहले ये कार्य मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन व खनन पर कार्य मुख्यतः लोग करते थे। राजस्थान में कृषि, हम अब जानेंगे कि राजस्थान में कैसी जलवायु है, किस प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी कृषि फसलें हैं, इनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, यानी संपूर्ण राजस्थान है उनमें से 60% भाग क्या है कि मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, यानी राजस्थान का अधिकांश भाग जो 60% मरुस्थल है वो कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ पर जो भी फसलें होती है वो कृषि पर ही निर्भर है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का अत्यधिक भूभाग है जो मरुस्थलीय है और यहाँ पर वर्षा पर निर्भर होने के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। एक वर्ष में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी है इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे रबी की फसल, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें हैं जो मुख्यतः राजस्थान में बोई जाती है। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर ही की जाती है। जैसे ही सर्दी प्रारंभ हो गई तो इसकी रबी की फसल बोई जाने प्रारंभ कर दी जाती है, तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख हैं, आदि की प्रमुख फसलें हैं। यानी रबी की फसल में
कौन कौन सी फसल आती है? तो गेहूँ है, जौ है, चावल है, चना है, सरसों है। और परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गेहूँ की फसल है वो किस प्रकार की है? तो रबी की फसल है। या फिर रबी की फसल इनमें से कौन सी है? यानी ऐसा भी प्रश्न आता है। दूसरी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि बोई जाती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है या नहीं है। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखें, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि ये सभी खरीफ की फसल है। अब आता है जायद की फसल कौन सी है। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाई जाती हैं। यह अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि जायद की फसल कौन से माह में बो जाती है? तो मार्च के अप्रैल के अंदर अभी प्रश्न पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों रबी, खरीफ और जायद फसलें, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की है, या फिर कौन सी खरीफ की फसल है, इनके बारे में परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। फसलों के बारे में अधिकतर इन्हीं में से, तीनों में से प्रश्न आ जाता है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, पहला है प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन। यानी प्राकृतिक कारण, राजस्थान में कृषि न होने के क्या कारण हैं? बार बार सूखा पड़ने से फसल नहीं होती है, रेतीली मिट्टी अत्यधिक है, ऊसर भूमि, बंजर भूमि है, और मृदा अपरदन होने के कारण, वायु के द्वारा मृदा अपरदन होने के कारण कृषि पिछड़ने के कारण भी हैं। आर्थिक कारण की बात करें, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीकी से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीजों की कमी, इन सभी के कारण आर्थिक ये कारण हैं जिनसे कृषि के पिछड़ेपन का कारण भी माना जाता है। और तीसरा कृषि के पिछड़ेपन का कारण है संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरी भी पिछड़ेपन का कारण माना जाता है। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं, राजस्थान में कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। यानी सर्वाधिक जो फसल है वो बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। यह मुख्य रूप से कृषि की एक विशेषता भी है। कृषि की दूसरी विशेषता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जो व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह अभी शायद पीटीआई में प्रश्न आया था कि चना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो व चना में उत्तर प्रदेश का है, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत के अंदर। कृषि की विशेषताओं में मुख्यतः तीसरा कारण है पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न। यानी पश्चिमी क्षेत्र, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बाजरा बोया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण या विशेषताएं, दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती होती है। दक्षिणी जो राजस्थान है उसमें मक्का की खेती होती है। और कृषि की पांचवी विशेषता महत्वपूर्ण, राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये भी प्रश्न पीटीआई में आया था कि गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। छठा कारण या विशेषताएं, छठी विशेषता है पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी
पश्चिमी राजस्थान है उसमें इंदिरा गांधी नहर द्वारा 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, सिंचाई होती है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र में 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं ट्यूबवेलों से होती है। नहरों से द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। यानी सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो कुएं और ट्यूबवेलों द्वारा। और यह कुएं और ट्यूबवेलों द्वारा यह 66% भाग में इनके द्वारा सिंचाई होती है। और दूसरे स्थान पर है नहरें, 33% सिंचाई होती है और तालाबों द्वारा बहुत ही कम होती है। अब फसलों के बारे में अध्ययन के बाद हम राजस्थान में पशुपालन का अध्ययन करेंगे। हम महत्वपूर्ण ये पाठों से ही संबंधित अध्ययन कर रहे हैं जो पाठ में है, क्योंकि हमारा मकसद इन पाठ का रिवीजन करवाना, इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना ही है। राज्य की मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीवोपार्जन का सहज साधन है। यानी पर्वतीय मरुस्थलीय भागों में भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पशुपालन के द्वारा जीवोपार्जन का साधन मुख्य रूप से माना जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकताओं की नई वस्तु प्राप्त होती है, कई वस्तु प्राप्त होती है। यानी राजस्थान में पशुपालन, अनेक औद्योगिक इकाइयाँ, अनेक कार्य कम होने के कारण लोग पशुपालनों से ही जीवन यापन करते हैं। कृषि के सीमित संसाधन हैं, औद्योगिक रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इसलिए ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार मिलता है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। यानी भारत देश में अगर बात करें तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। यानी राजस्थान में भारत का देखें तो 11.27% पर पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। यानी यहाँ पर वर्षा की अनियमितता के कारण, अत्यधिक साधन के कारण यहाँ के लोग पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। यहाँ पर मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर संसाधन कृषि के लिए कम होने के कारण लोग पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के पालतू पशु कौन कौन से हैं? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायता से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या मामूली वृद्धि है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी तेजी से अगर वृद्धि देखें तो मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय सबसे अधिक बढ़ा है। और पशुगणना 2019 में हुई थी 20वीं, इसका हम एक छोटा सा अलग वीडियो डाल देंगे जो पशुगणना के संबंधित कौन कौन सी नस्ल, कौन कौन सी कितनी वृद्धि कितनी कमी है, इनका आप अवश्य देख लेना। पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं
पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुपालन का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पशुपालनों का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पशुपालन से लाभ क्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में से लाभ है कि रोजगार मिल जाता है लोगों को। पशुओं पर आधारित पौष्टिक आहार जैसे घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा आदि सारे उद्योगों का विकास भी होता है। ये आगे पाठ्यपुस्तक का प्रश्न भी है, पशुपालन से लाभ। पशुपालन में समस्याएं भी है। पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, तो निर्धनता, गरीबी के कारण वो लोग हैं पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालकों के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु होते हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, इसलिए उनकी सही देखभाल नहीं हो पाती है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, पशुपालन की व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। यानी बार बार सूखा पड़ने, अकाल पड़ने के कारण पशुधन में कमी आ रही है, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको खिलाने के लिए कुछ साधन न होने के कारण। राजस्थान में खनन, कृषि, पशुपालन और के अध्ययन के बाद हम अब देखेंगे राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया है कि खनिजों का अजायब घर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। यानी ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि खनिजों कितने प्रकार का खनन होता है? तो 67 प्रकार। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। यानी सर्वाधिक उपलब्ध जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है वो है रॉक फास्फेट, जो राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यह पाठ्यपुस्तक आगे प्रश्न भी है। राजस्थान का एकाधिकार कौन से खनिज पर है? तो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर ये दे देते हैं, या रॉक फास्फेट देते हैं। इसके अलावा अन्य कोई 3 और दे देते हैं, तो इनमें पूछ लें से कौन सा एकाधिकार किसका है? तो रॉक फास्फेट कहा जाता है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इससे गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। कि परीक्षा की दृष्टि से अच्छा पाठ था। अब है शब्दावली के बारे में देखें तो आजीविका, रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य आजीविका होता है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा जहाँ पर होती है वह स्थान अतिवृष्टि होता है। निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना निर्यात किया जाता है, और देश में आना आयात होता है। अभ्यास प्रश्न देखें तो ये अभ्यास प्रश्न आप अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि वन लाइनर कभी कभी सीधा एग्जाम में उठा लेते हैं। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास और गेहूं। तो इन चारों में से रबी की फसल की मुख्य फसल है तो वह है गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है?
ए गेहूँ, ब बाजरा, स चावल और द मक्का। तो मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है वो है बाजरा। खरीफ की फसल खालिस्तान ऋतु में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान खालिस्तान की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है। तो ऊँट और गधों में, यानी 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊँट व गधों पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है। अतिलुत्रात्मक प्रश्न, पशुपालन से क्या लाभ हैं, कोई दो बताने हैं। तो पशुपालन से लाभ की बात करें तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में रोजगार मिलता है और इसी के साथ पशुपालन से छाछ, घी, मक्खन, दूध, दही आदि भी प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 2, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। तो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज की बात करें तो रॉक फॉस्फेट है और सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी आदि पर भी एकाधिकार है। यह पाठ आज हमने 1 से लेकर 8 अध्यायों का अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा राजस्थान बुक किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन किताबों का, इन बुकों का एक बार अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि वन लाइनर सदाबहार प्रश्न है वो इन बुकों से सीधे के सीधे उठा लेता है और अभी तक प्रश्न आ भी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।